रिवाज बदला नहीं है, आपकी सरकार जरूर बदल रही है। अमीश जी, आपको नमस्कार। और मैं देख रहा था कि संजय सिंह जी भी इससे पहले बोल रहे थे। बहुत वरिष्ठ लोग आपके स्टूडियो में मौजूद है, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। अमीश भाई, जहां तक गुजरात का सवाल है, मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति में गुजरात का यह चुनाव एक केस स्टडी के रूप में स्थापित हुआ है। आप सोच के देखिए, 27 वर्षों तक अनवरत परफॉर्मेंस की राजनीति के बाद कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए गुजरात का जो रिकॉर्ड उस समय 149 सीट्स का माधव सिंह सोलंकी जी का था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो रिकॉर्ड थी 127 सीट्स की, दोनों ही रिकॉर्ड टूटे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। कांग्रेस का लोएस्ट परफॉर्मेंस 33 सीट्स की थी, तो 33 सीट से नीचे कांग्रेस गई है। तो एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये पूरा का पूरा चुनाव रहा है। याद करिए, यहाँ जो बैठे हैं वरिष्ठ हमारे पत्रकार बंधु आपको बताएंगे, आप भी जानते हैं कि जो माधव सिंह सोलंकी जी का चुनाव रहा था, जिसमें 149 सीट्स आई थी, उसके पीछे का सत्य खाम, जो खाम का नतीजा था, ये जो जाति के आधार पर बांटा गया था गुजरात के लोगों को, उसके कारण और आदरणीय इंदिरा गांधी जी के दुर्भाग्यपूर्ण असैसिनेशन के सिंपैथी के कारण एक बहुत बड़ा वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को मिला था, जिससे 149 सीट्स आई थी। मगर केवल और केवल परफॉर्मेंस के आधार पर यह जो विराट काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं इसी के आधार पर बार बार कहता हूं कि पीएम का फुल फॉर्म केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। पी से मेहनत, पी से पसीना और एम से मेहनत। ये जो पसीना और मेहनत परफॉर्मेंस के माध्यम से और कैंपेनिंग के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका रिकॉर्ड हमारे सामने दिख रहा है। जी। लेकिन हिमाचल के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरह से भारतीय जनता पार्टी 29 पे और कांग्रेस 36 पे दिखाई दे रही है। एक तरह से कांग्रेस को एक बड़ी लीड मिल गई है वहां पर, और ऐसा लग रहा है वहां पर रिवाज बदल नहीं रहा है, आपकी सरकार बदल रही है। और कांग्रेस में तो सीएम बनने को लेकर भी अब होड़ मच गई है, वो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारी संवाददाता बता देखिए, जहां तक अमीश भाई हिमाचल प्रदेश का विषय है, मुझे लगता है आप रात तक इंतजार करिए। हिमाचल प्रदेश में अभी केवल 4 राउंड के अभी नतीजे खुले हैं, उसके बाद 3 या 4 राउंड अभी बाकी है, और अभी भी 10 ऐसी सीटें हैं जिनमें 1000 से कम के लीड के साथ कांग्रेस आगे चल रही है। तो इनमें बहुत सारी सीटें ऐसी भी हो सकती हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, कुछ ऐसी भी सीटें हैं जो 60, 70, 80 वोटों से भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो नतीजे बदल भी सकते हैं और एक टाई की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं, जो अब थोड़ी देर के बाद ये पूरी प्रस्तुतिकरण होगी। बिल्कुल, हम थोड़ी देर का इंतजार कर लेंगे, लेकिन अभी क्योंकि लगभग 12:30 क्रॉस कर गए हम, इसलिए जो ट्रेंड सेट होता है उसमें 19-20 का तो बदलाव हो सकता है, क्योंकि हिमाचल एक छोटा प्रदेश है, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन फिर भी बीजेपी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस अभी ठीक ठाक तरीके से आगे दिख रही है, लगभग 7-8 सीटें आगे हैं, जो अपने आप में बड़ा नंबर है अभी के अनुसार। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ है, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये कन्हैया, कई लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लोग कह रहे हैं, कन्हैया कुमार को अगर साथ लेके घूमोगे तो 18 भी पता नहीं कैसे आ रही हैं गुजरात में। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो समित पात्रा जी को बड़े दिनों बाद मैंने देखा है, शायद वो कहीं मसरूफ रहे होंगे, व्यस्त रहे होंगे, तो उन्हें गुजरात की जीत की बधाई, खुले दिल से बधाई। लेकिन जिस खुले दिल से मैं उन्हें बधाई दे रहा हूँ, उसी खुले दिल से और बड़प्पन के साथ उन्हें हिमाचल प्रदेश की, हमारी जीत की हमें बधाई देनी चाहिए, और इस हिमाचल की हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। हिमाचल की जीत में और गुजरात की जीत में एक बुनियादी फ़र्क है। यूँ तो गुजरात की जीत बीजेपी की जीत है, हिमाचल की जीत कांग्रेस की जीत है, लेकिन हिमाचल में हमने बीजेपी से सत्ता छीनी है। गुजरात में वो सत्ता में थे, उन्होंने रिपीट किया है। तो ये जो अभी समित पात्रा जी कह रहे थे कि साहब अभी वेट कर लेते हैं, और कुछ सीटें हैं जो 50 वोट से, 60 वोट से, 100 वोट से आगे पीछे हो सकती हैं। हो सकता है कि उनकी बात ठीक हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अभी इस सवाल से फिलहाल बचना चाहते हैं, और वो मान चुके हैं कि हिमाचल उनके हाथ से जा चुका है। जी समित पात्रा, हिमाचल की बधाई क्यों नहीं दे रही बीजेपी अभी? आचार्य जी का सवाल है। मैं इसलिए नहीं कैसे दे दूं आचार्य जी को बधाई? आचार्य जी, आप देखिए, डिबेट जब आरंभ हुआ था तब हमारे को आप 28 सीट दिखा रहे थे। डिबेट के अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, हम 29 सीट पे आ गए हैं।
तो अभी तो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है, कंसोलिडेशन हुआ नहीं है। और आचार्य जी, बधाई देने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी जीत होती है अपने आप ही बधाई मिल जाती है और ये कोई बड़ा विषय नहीं है। देखिए अमीश भाई, आपको हिमाचल प्रदेश को समझना होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, थोड़े थोड़े वोटों की राजनीति वहाँ, मतलब वहाँ मतदाता कम होते हैं, थोड़े थोड़े वोटों से पूरी की पूरी राजनीति पलट जाती है। क्योंकि हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, हमारे कुछ डिसेंडेंट भी खड़े हुए हैं, 1000, 2000, 2500, 3000 वोटों के कारण, हमारे ही डिसेंडेंट के कारण कुछ सीटों पे बीजेपी को मात खाना पड़ा है। तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, ये डिसिडेंट्स के कारण थोड़ा जो हुआ है, मुझे लगता है एक विषय ये बीजेपी की तरफ से महत्वपूर्ण है। मगर फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन ये फेस सेवर हो सकता है संबित पात्रा। अगर बागी खड़े हुए थे तो बागियों को क्यों नहीं मनाया गया, बागी क्यों नहीं माने, बागियों को मनाने की जिम्मेदारी किसकी थी, ये सब सवाल आपको अपनी पार्टी में पूछने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आपका एक विश्लेषण बिल्कुल जायज है कि बागियों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। लेकिन वो बागी क्यों खड़े हुए खेल बिगाड़ने के लिए, इसकी भी विवेचना और विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। मेरे साथ अजीज खान जुड़ रहे हैं। अजीज खान, आपको बहुत बहुत बधाई। डिंपल यादव 1.5 लाख से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आगे चल रही है और रामपुर में भी समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। क्लोज फाइट है रामपुर में, लेकिन बीजेपी रामपुर में खड़ी हो रही है, ये बीजेपी के लिए बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई अजीज खान। लेकिन गुजरात ने 2024 का ट्रेलर दिखाया है क्या? 155 भारतीय जनता पार्टी। देखिए अमीश भाई, देखिए बीजेपी की आदत है कि वो हार को स्वीकार नहीं करती है और जीत को हमेशा जीत का जश्न मनाती है। अभी आचार्य जी ने बहुत ही खुले मन से जिस तरीके से बात किया, यकीन मानिए ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बाकायदे गुजरात की जीत को इन्होंने बधाई दिया और हिमाचल के लिए बधाई लेने की कोशिश की, लेकिन संबित पात्रा जी ने बिल्कुल डिनाई कर दिया। पहली बात। रही बात रामपुर, मैनपुरी, खतौली, आज आप देखिए लोकतंत्र की जीत किस कदर हावी है इस मुल्क में कि तमाम हालात बिगाड़ दिए गए थे। शासन प्रशासन जुड़ा हुआ था, जिस तरीके से लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, लोकतंत्र की हत्या हुई, तमाम समस्याएं पैदा की गई। अरे छोड़िए, आप जीत रहे हैं वहां पर, का लोकतंत्र जिंदा है। ये तो चुनाव तक ठीक था। सुनिए ना सर, अरे जीत गए नहीं सर, जीत रहे हैं। अरे अब भी बहाने ढूंढ रहे हैं आप। अरे सर सुनिए ना, अरे गुजरात में भी एक सीट जीत रही है समाजवादी पार्टी। घोटेंगे, यकीन मानिए जनता ऐसे जवाब देगी। अरे अमीश जी, जनता ऐसे जवाब देगी, आप खुद अंदाजा लगाएं। जी संबित पात्रा। गुजरात में भी देखिए खाता खुल गई है, गुजरात में भी जीत गई समाजवादी। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र जो इस मुल्क का है, जो खूबसूरत लोकतंत्र है। जी अरे लोकतंत्र हमेशा ही खूबसूरत होता है, हारो या जीतो, लोकतंत्र हमेशा ही खूबसूरत होता है। ओके संबित पात्रा। अमीश जी, आज का डिबेट मजेदार नहीं हो रहा है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने भी और अभी अजीज भाई जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से, दोनों ने ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए कुछ जम नहीं रहा है। मुझे लगता है अजीज भाई, अभी आप जो कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये लोकतंत्र कैसे रोज शाम को हत्या हो जाती है, सुबह फिर जीवित हो जाती है, फिर शाम को उसकी हत्या हो जाती है। ये लोकतंत्र मतलब इतनी बार हत्या हो जाती है, उसकी फिर जीवित हो जाती है। तो डिसाइड कर लीजिए, हत्या हुई है या हत्या की कोशिश है या हत्या नहीं हुई है, पहले इसके बारे में आप लोग विवेचना करिए सब बैठ करके। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात है 155 का जो रिकॉर्ड, मैं तो इतना कहना चाहता हूं अमीश भाई, 155 का जो रिकॉर्ड गुजरात में बना है, यही ट्रेलर है 2024 के नतीजों का, 2024 के लोकसभा के चुनावों का। और जिस प्रकार से अनवरत आप देखिए, अनवरत भारतीय जनता पार्टी अपने रथ को आगे लेके बढ़ रही है। जी मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक ले रहा हूं, पहला ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। बीजेपी का नंबर 155 है गुजरात के अंदर और 29 और 36 हिमाचल में, 36 पे कांग्रेस, 29 पे बीजेपी। लेकिन बीजेपी कह रही है ये आखिरी मिनट तक लड़ाई रहेगी जारी। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौट
12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा गुजरात के अंदर भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में। लगभग ये तय है कि भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में अगली सरकार बनेगी। जिस तरह की जानकारी मिल रही है 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण। जनादेश अब स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के सारथी हम सबके नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता यह चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने यह मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है। और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। गुजरात की जनता के इस जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया है। झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए। इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा के एक कार्यकर्ता को जितना धन्यवाद और बधाई दी जाए वो कम है। भाजपा की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की अथाक मेहनत, पूरी लगन और संकल्प है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जन सेवा के लिए भाजपा का प्रमुख सिपाही बना है, न किसी पद, प्रतिष्ठा या लाभ के लिए। भाजपा के इस जनाधार को श्री नरेंद्र भाई से हमारे समर्पित नेतृत्व ने बनाया है और इसे बचाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। भाजपा का ध्येय जनता का विश्वास बनाए रखना है। हमारा संकल्प जन कल्याण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल जी और अब वैश्विक नेता श्री नरेंद्र भाई के पद चिन्हों पर चलकर सेवा ही साधना हमारा मंत्र है। इस चुनाव में हमारी जीत का एक कारण हमारे लोकप्रिय और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का निरंतर मार्गदर्शन भी है। वे एक आम कार्यकर्ता की तरह हमारे साथ रहे, लगातार हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए आदरणीय श्री अमित भाई जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमारी छोटी बातों का ध्यान रखा और वे हमारे साथ चले और हमें निरंतर प्रेरित करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रियां, भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियां और प्रदेश अध्यक्ष श्री आर पाटिल जी और रत्नाकर जी और गुप्ता जी, अन्य सभी ने एक बार फिर सामूहिक नेतृत्व के साथ गुजरात में भाजपा की विजय पताका लहराई है। साथियों, एक जितना जश्न मनाने का मौका है, उतना ही ये परिविकता और साथ विचार करने और जनता को विश्वास व प्यार को समझाने का अवसर भी है। जनता के विश्वास के प्यार को भी समझने का अवसर है। अगर गुजरात की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी सौंपती है, तो आइए हम आदरणीय नरेंद्र भाई के दिशा दर्शन में
पंचनिष्ठा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करे, राज्य के विकास और कल्याण के अपने लक्ष्य की और हमें तेजी से आगे बढ़ाए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प अन्य पार्टियों की तरह सिर्फ चुनावी वादों का घोषणा पत्र नहीं, बल्कि यह गुजरात की अगले 5 वर्षों की लंबी सुनियोजित और वैश्विक यात्रा का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में बना हुआ दस्तावेज है। पिछले 2 दशक से हमने आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जन सेवा को साधना बनाकर गुजरात के कोने कोने में विकास किया। हम सभी को गर्व है कि गुजरात आज पूरे देश का ग्रोथ इंजन बना है। प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भाजपा सरकार ने सेवा और सुविधा नहीं दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन का परिणाम ही है कि गुजरात आज शासन और विकास के सभी मानकों पर देश में अग्रणी है। अब इस विकास यात्रा को और तेज गति देने हैं। इस संकल्प पत्र में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शेड्यूलेशन 100% लाभार्थी तक पहुंचने का जो विचार दिया है, उसे आने वाले दिनों में चरितार्थ करने का पूरा रोडमैप है। गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत एपीएमसी, किसान मंडियां, वर्गीकरण, ट्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन, वेयरहाउस, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट आदि के आधुनिकीकरण पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये हमारा संकल्प है। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा गुजरात में सुजलाम सुफलाम, छावनी, लिफ्ट इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, डीप इरिगेशन और अन्य तरीकों के माध्यम से कृषि सिंचाई के मौजूद नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। ये भी हमारा संकल्प है। पशुधन के व्यापक देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए गौशाला में 1000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा टीकों का निर्माण और प्रत्येक पशु की टीकाकरण बीमा की व्यवस्था की जाए। हम देश का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क को शुरू करेंगे और फिशरीज सेक्टर के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा किए गए नए भारत के निर्माण में हमारा संकल्प है कि अगले 5 वर्ष में युवाओं के लिए 20 लाख रोजगार का सृजन किया जाए। देश में पहली बार 3000 किलोमीटर लंबी और पूरे गुजरात को कवर करने वाली 4 से 6 लेन की परिक्रमा पर हमारी नई सरकार बनाएगी। हमारा यह संकल्प पत्र 2022 गुजरात को आदरणीय नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में और अधिक ऊंचाइयों को ले जाने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जो लोग वंचित है, दुर्वंशील इलाकों में रहते हैं, ऐसे गरीब परिवार अब हमारे प्रयासों के केंद्र में होने चाहिए।